हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लुसेंट की सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, वो भी चैप्टर वाइज। और इससे पहले हम 7 चैप्टर करा चुके हैं और ये चैप्टर चल रहा है 8वां। और 8वें में भी हम संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया, विशेषण और वचन और ये सब चीज़ें हम करा चुके हैं। आज हमारा चल रहा है क्रिया। आज की क्लास हमारी क्रिया की। हम क्रिया को देखेंगे दो आधार पर, एक है रचना के आधार पर और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। क्रिया जो रचना के आधार पर है वो दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और उत्पत्ति के आधार पर होती है 4 प्रकार की, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और नाम धातु और संयुक्त क्रिया। तो फ्रेंड्स, क्रिया के भेद हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम पढ़ लेते हैं क्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया को, क्रिया की परिभाषा। देखिए, क्रिया जो है, क्रिया की परिभाषा हम देखते हैं। कोई शब्द जिससे कुछ करना या होने का बोध हो, वहाँ क्रिया होगी। क्रिया का अर्थ होता है कुछ करना, मतलब करना। तो क्रिया जो है, क्रिया को हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि क्रिया हम कुछ करते हैं, जो करना है उसको हम क्रिया कह सकते हैं। और क्रिया बिना धातु के बनती नहीं है। तो क्रिया हमेशा, क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु होता है। धातु देख लेते हैं क्या होता है। बिना धातु के कोई क्रिया नहीं होती, कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि धातु से ही क्रिया बनती है। जैसे कि पढ़ना जो है एक क्रिया है और पठ धातु से ये बनी हुई है। ऐसे ही जाना एक क्रिया है और ये गम धातु से बना है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया जो है एक धातु का रूप है, धातु से बनती है। और क्रिया का मूल रूप जो होता है, वो मूल शब्द जो होता है वो धातु होता है, उसी को धातु कहते हैं। यानी कि क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। आई होप आप लोग क्रिया और धातु को समझ चुके होंगे। तो देखिए, आगे हम देखते हैं क्रिया के जो रचना के आधार पर भेद हैं दो, उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक मतलब सकर्म। कर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑब्जेक्ट। और स मतलब कर्म के साथ जो क्रिया की जाए उसी को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी। जिस वाक्य में कर्म होता है तथा कर्म का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ता है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कैसे, देख लेते हैं। जैसे कि नीलम आम खाती है, यानी कि यहाँ नीलम करता है, खाती है क्रिया है, और आम जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्म है। तो हम देख सकते हैं कि नीलम तो क्रिया करती ही है, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, तो करता है नीलम। नीलम क्रिया कर रही है और नीलम पर प्रभाव भी पड़ रहा है। कैसे? नीलम को फल अच्छा लग रहा है, नीलम मेहनत कर रही है उसको खाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ क्रिया का जो फर्क है, क्रिया का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो आम पर भी पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? देखिए, आम भी तो कम हो रहा है, तो आम पर भी क्रिया का जो प्रभाव है वो पड़ रहा है। मतलब कर्ता के अलावा अगर किसी चीज़ पर और पर भी प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। देखिए, लिखा हुआ भी है, यहाँ नीलम के साथ साथ आम पर भी प्रभाव पड़ रहा है, अतः यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। तो हम कह सकते हैं जो जिस वाक्य में कर्म भी साथ में आए, कर्म पर प्रभाव पड़े, कर्ता के अलावा किसी और पर भी प्रभाव पड़ता है क्रिया का, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। अब देख लेते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए, अकर्मक नाम से आप लोग समझ सकते हैं, कर्म और अकर्म मतलब कर्म के बिना। देखिए, डेफिनेशन देख लेते हैं हम पहले इसकी। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है तथा काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। अब चाहे राम तेज दौड़े, चाहे राम बहुत तेज दौड़े, लेकिन दौड़ तो राम ही रहा है। इसके अलावा दौड़ने का प्रभाव, जो क्रिया है दौड़ना, उसका प्रभाव किसी दूसरे पर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और यहाँ पर राम के अलावा किसी और को क्रिया प्रभावित भी नहीं कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ अकर्मक क्रिया। यहाँ प्रभाव केवल राम पर पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ अकर्मक क्रिया है। यदि राम तेज दौड़ता है या राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें भी केवल कर्ता ही प्रभावित होता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं इन दोनों के हम। क्या होगा? जैसे कि ये अकर्मक क्रिया है और ये सकर्मक। यहाँ पर
टूटना यानी कि कुछ भी टूट गया, और यहाँ पर तोड़ना यानी कि किसी को पकड़कर तोड़ दिया, यानी कि मैंने पेंसिल को तोड़ दिया, यानी कि मैं हो गई कर्ता, तोड़ना हो गई क्रिया, और पेंसिल हो गई कर्म, ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं जुड़ना एक अकर्मक क्रिया है, जोड़ना एक सकर्मक क्रिया है, हंसना अकर्मक क्रिया है, और हंसाना यानी कि किसी दूसरे को हंसा दिया, ये हो गई एक सकर्मक क्रिया। बढ़ना एक अकर्मक क्रिया है और बढ़ाना एक सकर्मक क्रिया है। तो आई होप आप लोग दोनों क्रियाओं को अच्छे से समझ चुके होंगे रचना के आधार पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं ये उत्पत्ति के आधार पर जो क्रियाएं हैं उनको। देखिए हम देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया को। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जैसे कि नाम से हम लोग समझ सकते हैं, प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देकर किसी से करवाई गई क्रिया। देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी एक बार। जब कोई स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से काम करवाता है या प्रेरित करता है काम करने के लिए, ऐसे वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे कि शिक्षक ने कालू से किताब पढ़वाया, यानी कि शिक्षक खुद ना करके कालू से करा रहा है क्रिया को, तो यहाँ पर हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सीमा ने अपने पति से खाना बनवाया, मतलब सीमा खुद ना बना करके अपने पति से खाना बनवाती है, तो यहाँ पर हो जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब एक काम को करके हम तुरंत दूसरा काम करने चले जाते हैं। जैसे कि जब कोई एक काम परिभाषा देख लेते हैं इसकी। जब कोई एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करने जाता है तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कि मैं नहाकर पढ़ने गई, मैंने नहाया और तुरंत मैं पढ़ने के लिए चली गई, तो क्या हुआ, एक काम करके जस्ट बाद दूसरा काम मैं करने के लिए चली गई। ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। धनिया खाना खाकर पढ़ने गई, खाना खाया और पढ़ने गई, दो दो क्रिया हैं। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि दो क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैरी खेत से लौटकर नहाने गया, मतलब वो लौटा वहाँ से और नहाने के लिए चला गया। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं नाम धातु। नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आदि से मिलकर बनती हैं, ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में ना जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि अपना से अपनाना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया है वे क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि इसमें एक साथ दो दो क्रियाएं होती हैं इसमें भी, लेकिन दोनों होती एक ही काम के लिए हैं। देखिए जैसे कि तुम रोज़ खाना खाया करो, करो और खाना खाया, जो खाना है उसको खाया करो, यानी कि ये दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, तो वहाँ पर होता है संयुक्त क्रिया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह खेल खेल चुका है, यानी कि खेल भी और चुका भी दोनों एक साथ आ गई हैं, तो यहाँ पर हुई संयुक्त क्रिया। दोनों क्रियाओं को एक साथ मिलने से जो क्रिया बनती है उसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर, और आज मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। क्वेश्चन है हमारा, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या क्रिया विशेषण। ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।